नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपदा। आज का टॉपिक पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित रहेगा, जो सीबीएसई परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम इस टॉपिक के अंदर न केवल महाजनपदा की जानकारी के स्रोत, उनके शासकों के बारे में, साथ ही साथ उनकी राजधानियों और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखते हैं किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? कौन से वाले बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन देखते हैं, भगवती सूत्रा। भगवती सूत्रा से जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब बच्चे पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा भगवती सूत्रा टिक कर देते हैं। लेकिन ये बौद्ध ग्रंथ नहीं है बेटा, ये जैना ग्रंथ है। ये सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी मेन गलती यहाँ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट, कल्पसूत्रा नहीं है। क्या दिग्ग निकाय? नहीं, दिग्ग निकाय हमें जानकारी नहीं देता। तो भाई कौन देता है? तो हमें जानकारी देता है अंगुत्रा निकाय। तो वह जो बौद्ध ग्रंथ है वो है अंगुत्रा निकाय। हमें 16 महाजनपदों की जानकारी 2 प्रमुख ग्रंथों से, जिसमें भगवती सूत्रा जैन ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से ही प्राप्त होती है। हमारा आंसर कौन सा परफेक्ट होता है? अंगुत्तर निकाय। ओके, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दूसरा नगरीकरण इंगित करता है, मतलब सेकंड टाउन प्लानिंग। सेकंड जो टाउन प्लानिंग था, हाँ, वो कौन से पीरियड को जाना जाता है सेकंड टाउन प्लानिंग के रूप में? किसको जाना जाता है वो देख लेते हैं। हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन के रूप में? नहीं। गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान? बात तो गले उतर रही है। दक्कन में नर्मदा घाटी के नगरों का जन्म? नहीं। केरल में कोल्लम नगर का पुनर्निर्माण? नहीं। हमारा आंसर क्या परफेक्ट होता है? गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। पहले देख लेते हैं, ये दूसरा था, तो पहला कौन था? हम पहले पूरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था बेटा, वही फर्स्ट टाउन प्लानिंग के रूप में जाना जाता है, और जो सेकेंड टाउन प्लानिंग था वो महाजनपदा पीरियड के रूप में हम जानते हैं। इसलिए जो हमारा आज का ये सेकेंड प्रश्न रहा, दूसरा नगरीकरण किस टाइम को इंगित करता है, तो वो है गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। मतलब ये जितने भी मोस्टली जो महाजनपद थे, ये गंगा घाटी के अंदर सिचुएटेड थे। इस वजह से हम जो दूसरा नगरीकरण है वो कौन से टाइम में? गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान, जो ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अब लेते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद, हाँ, इन्हीं ऑप्शनों में से भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? निम्न में से दक्षिण में। अब दक्षिण में केवल एक ही महाजनपद था जो गोदावरी नदी के बैंक या उसके किनारे स्थित था। कहते हैं मोस्टली जितने भी महाजनपद थे ये गंगा घाटी के में या उसके आसपास थे। ठीक है, एक अवंती था जो एमपी के अंदर, वो अलग था, और 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो लास्ट में है वो है अस्मक, जो साउथ में, जो आपको कौन सी नदी के किनारे? इधर देखो, यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे आपको अस्मक या असाका के रूप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे हिसाब से यहाँ पर अस्मक होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में है? देख लेते हैं। काम्बोज? नहीं। चेदी? नहीं। ठीक है, ये अवंती? नहीं। तो यहाँ क्या है? अस्मक। अस्मक, इसको अस्मक हिंदी में ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ऑटो करेक्ट हो गया है तो इस वजह से ये देख लीजिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन क्या है? 4th ऑप्शन, ये है अस्मक। ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। निम्न को हमें सुमेलित करना है। यहाँ इस साइड आपको जनपद दिखाई देंगे और इस साइड यहाँ इन जनपदों की कैपिटल दिखाई देगी। साथ में हमें इसमें से क्रॉस में है या कैसे है, परफेक्ट है, इन ऑप्शनों में चलना पड़ेगा।
तो गांधार कहाँ पर है, गांधारा ये वाला। तो इसका कैपिटल आप याद करो क्या था, तक्षशिला, बात याद रहना। T4 तक्षशिला ले लेते हैं। सूरसेना आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये वाला, जो यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे मथुरा वाला, इसका कैपिटल मथुरा रहेगा। हाँ, नेक्स्ट वत्स का कौशाम्बी कहाँ पर है, ये वाला। वत्स का क्या है, कौशाम्बी, और कौशल का श्रावस्ती, कौशला जो आप देखेंगे कौशला, कौशला का श्रावस्ती दिखाई देगा। अब हम अपने ऑप्शन में चलते हैं। गांधार का हमने लिखाया तक्षशिला, तो यहां पर कहां है, गांधार को लेके चलते हैं तक्षशिला के पास। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सूरसेना, यहां पर हमने देखा था इसका कैपिटल लिखा था मथुरा, तो सूरसेना का हो गया मथुरा। वत्स ये वाला, वत्स का क्या लिखा था हमने, कौशाम्बी, K4 कौशाम्बी मान लो, वत्स का कौशाम्बी, और कौशल का श्रावस्ती। अब पहला मिलाते हैं, गांधारा, गांधारा के अंदर सी, मतलब यहां पर भी सी है, यहां पर भी है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कर चुके हैं। अब हमारे पास केवल ये दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन को देखना है। सूरसेन में मथुरा मीन्स डी देखते हैं, क्या इसमें डी है, हाँ इसमें डी है, तो क्या नेक्स्ट में डी है, ये नहीं है, तो अब ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन हम इस ऑप्शन को यहां तक ही नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वत्स का कौशाम्बी आ गया, ठीक है, बी आ रहा है, और डी मतलब नेक्स्ट फोर्थ पे है कौशल का श्रावस्ती ए। सो इस आधार पर हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का ये परफेक्ट निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही कालक्रम, मतलब जो टाइम पीरियड था अलग अलग डायनेस्टीज का मगध पर। पहले मगध देख लेते हैं, कहां पर है मगध, ये वाला गंगा नदी के किनारे यहां आपको दिखाई देगा। सो अब मगध के जो कौन कौन थे फाउंडर अब देख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। मगध के अंदर जो बौद्धिस्ट ग्रंथों के अंदर जो पहला था जो डायनेस्टी था वो हर्यक डायनेस्टी दिखाई देगा। फिर उसके बाद आता है कौन सा, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी दिखाई देगा, और उसके बाद आता है नंद डायनेस्टी, ये दिखाई देगा, है ना। नंदा डायनेस्टी देख लेते हैं, तो ये हमें सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मगध पर शासन करने वाले वंश डायनेस्टीज का कालक्रम देख लेते हैं। हर्यक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और शिशुनाग, नहीं ये इसके बाद आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या शिशुनाग, नहीं शिशुनाग से पहले क्या आएगा, हर्यक, इस वजह से ये भी गलत हो गया। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी के बाद क्या आएगा, शिशुनाग, ये आना था, तो ये भी गलत हो गया। तो अपने पास बचा कौन सा, फर्स्ट। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, हर्यक डायनेस्टी बात सही है, फिर क्या आना चाहिए, शिशुनाग डायनेस्टी, तो बात सही है, फिर आना चाहिए नंद डायनेस्टी, तो बात सही है। इस आधार पे हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और अंत में नंद डायनेस्टी। जो नंद डायनेस्टी का अंत करके यहाँ पर नई डायनेस्टी आई थी वो थी कौन सी, मौर्यन डायनेस्टी। तो अब हम नेक्स्ट पर्सन पे तो चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन पे यहाँ पर आपको प्राचीन जो जनपद है और ये वर्तमान क्षेत्र है इनका हमें मिलान करना है। सो पहला जनपद है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद कहाँ पर था, चलिए मैप में देख लेते हैं। ये वाला राजस्थान वाले क्षेत्र में जो आपको जयपुर वाला बेल्ट यहाँ पर दिखाई देगा। सो नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं, अवंती उज्जैनी। ये वाला अवंती रहा जो मुख्यतः एमपी वाले बेल्ट में आपको दिखाई देगा। सो कौशल जो जनपद है श्रावस्ती में कौशला ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और नेक्स्ट है वत्स का कौशाम्बी। क्या है, वत्स का कौशाम्बी वाला बेल्ट दिखाई देगा। पहले मिला लेते हैं, मत्स्य कहाँ है, आपको देखा आधुनिक जयपुर के आसपास, जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया। सो चलते हैं अवंती जनपद। अवंती कहाँ है, मालवा और मध्य प्रदेश वाले बेल्ट में। सो अब हम ये पहले बहुत सी बार कंपटीशन में मिलाते हैं ना,
तो ऐसे ही 2 पे मिल गया क्या हमारा, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या निकल रहा है, सी। क्या फर्स्ट में सी है, ये वाला मिल गया, ठीक है। तो हम टाइम बचत करने के लिए कंपटीशन में ऐसा करते हैं। सेकंड, या सीबीएसई में भी अवंती जनपद आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश में, मतलब ऑप्शन बी मिल रहा है, ये मिल गया, ठीक है। क्या ये डी है, तो ये डी नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर मिल रहा है। सो अब ये हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। जब क्या होता है, मुझे 2 ही पता थे और 2 नहीं पता थे, इस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको जब पूरा पता हो, जैसा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो पूरा पता होने पर पूरा करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको आधा पता है, तो पहले देख लेते हैं क्या मिल रहा है, क्या इस आधार पे हमको मिल गया था। ये पहले अपने से कलाकारी करने का प्रयास न करें। 3 में आपको देखने को मिलेगा कौशल जनपद जो आधुनिक फैजाबाद में है, वत्स जनपद जो इलाहाबाद के पास में आपको देखने को मिलेगा। सो ये वाला क्वेश्चन फिर बाद में हम वैसे मिलाकर भी देख सकते हैं। लेकिन जब कंपटीशन में हमें 2 ही ऑप्शन पता है और फिर 2 नहीं पता है, तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। जब कुछ नहीं आ रहा हो तो ट्राई पक्का कीजिए। सो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियां। सो वज्जी जनपद, आपको वर्जी यहाँ चेदी का सोस्थिवती, यहाँ पर चेदी आपको दिखाई देगा। वत्सा अभी आपने देखा ही था, तो वत्सा का आपने देखा ये वाला यहाँ दब गया है। और कुरु जो इंद्रप्रस्था के नाम से यहाँ पर ये दिखाई देगा। अब इनकी कैपिटल कुरु के पास दिखाई दे रहा हस्तिनापुर। व्रजी का आपको पता ही है वैशाली है। चेदी का सोस्तिवती या सोस्थिवती, ठीक है, ये मिलेगा। वत्स का कौशाम्बी अभी देखा था। कुरु जो इंद्रप्रस्था जो पांडवों का राजधानी रहा था, मतलब पांडवों की राजधानी रही थी। सो अब मिला के देखते हैं। वज्जी पहले में क्या मीन्स डी होना चाहिए, क्या डी है, डी इसमें है और इसमें है, तो इसका मतलब ये और ये वाले तो गलत हो गए। अब हम डिस्कस इसमें करेंगे। सो नेक्स्ट, चेदी का सोस्तिवती, बी किस में मिल रहा है भाई, इसमें भी मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है। तो अब हमारा ये पहला सेकंड ऑप्शन सही निकलता है। क्या ये सही है? लेकिन जैसे कंपटीशन में तो हम तुरंत टिक कर लेते हैं, लेकिन हमें पूरे प्रश्नों का भी देखना है। सो वत्स का कौशाम्बी ए सही है। कुरु का क्या है, इंद्रप्रस्था सी। तो सारे ऑप्शंस हमको चेक करने होते हैं और चेक करना भी चाहिए। लेकिन जब नहीं आ रहे हो तो ऐसे आप टिक कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो कथन है आपका जो ऑप्शन दिया गया है, ये सीबीएसई में भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी शासक था, मतलब वो अपनी सीमाओं को एक्सटेंड करने या फैलाने में, स्प्रेड करने में विश्वास करता था। बात सही है। उसने काशी तथा वज्जी संघ को जीता था। ये जो अजातशत्रु था, मगध का शासक था, उसने काशी को भी जीता और वज्जी संघ को भी जीता था। क्या बात सही है? यस, एब्सोल्युटली राइट। उसने इन दोनों को जीता था। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, एक और दोनों बात एकदम सही है और दोनों सही है और दो एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि इन्होंने दोनों क्षेत्रों को जीता था। इस वजह से ये कैसे, कौन सा शासक हुआ, साम्राज्यवादी शासक हुआ। तो बात तो परफेक्ट है। इसके आधार पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होता है। लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं, बुरा क्या जाता है। ए और दोनों सही है, किंतु दो एक का स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं, स्पष्टीकरण है, क्योंकि इन्होंने इनको जीता था, उसी वजह से इसका टाइटल साम्राज्यवादी बोल रहे हैं। बात गलत। नेक्स्ट, ए सही है किंतु गलत, किंतु दो गलत है। नहीं, दोनों सही है, ये भी गलत। ए गलत है किंतु दो सही है, नहीं, ये भी गलत। तो इस आधार पे जो पहला ऑप्शन हमने टिक किया था वही परफेक्ट निकलता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। नीचे कुछ एक भारतीय राज्यों की सूची दी गई है, कौशल, वज्जी, मगध, शाक्य। इसमें यह देखना होगा कि जब हम महाजनपदा को पढ़ रहे थे बेटा, तो वहां हमको देखने को मिला था कुछ मोनार्की मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले थे और कुछ गणाज और संघास के रूप में थे। तो यहाँ यही बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, जो कि उपरोक्त में से कौन से राज्य प्रशासन की जो राजनीतिक
पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे। राज्य प्रशासन की मतलब यहाँ कौन से जो अंपायर थे वो मतलब मोनार्ची सिस्टम होता है उसको फॉलो नहीं करते थे, वो गणाज और संगास थे। तो पहला देखते हैं, कौशल का श्रावस्ती नहीं, कौशल में प्रसेनजीत थे और वो ऐसा नहीं था। ठीक है, वहां पर मोनार्की सिस्टम था। सो वज्जी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यस, वज्जी को आपको पता है 16 वर्ष के संघर्ष के बाद ही कौन अजातशत्रु जीत पाया था, और ये क्या था, गणाज और संगास था। सो ओके, अब सही बोल रहे हो सर। फिर भी हम बाकी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अब देखते हैं मगध, आपको पता ही है मगधा ये वाला क्षेत्र में था और मगध ने ही इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं साक्या। आप सबको अच्छे से पता है जो महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे और शाक्य एक गण था। ठीक है, उनके खुद के पिता शुद्धोधन इस शाक्य कुल के प्रधान के रूप में या मुखिया के रूप में थे। सो हमारे पास यहाँ पर शाक्या और वज्जी ये दो प्रमुख संघ आते हैं, संघ और मतलब गणाज और संगाज के रूप में। सो अब क्या ऑप्शन चेक करते हैं, 1 और 2 है, नहीं 1 और 2 ये दोनों, ये तो ये नहीं है, ये है, इस वजह से ये भी गलत हो जा रहा है। सो अब क्या सर, अब बाकी और भी चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या 2 और 4, ये 2 और ये 4, ये बात हमने देखा तो 2 और 4 निकल कर आते हैं। उससे पहले ऑप्शन टिक करते हैं, देख लेते हैं 1 और 4, नहीं ये भी गलत हो गया। क्या 2 और 3, 2 और 3 नहीं, मगध क्या था, मोनार्की था, इस वजह से। तो हमारा जो आंसर परफेक्ट निकलता है ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें 2 और 4 वज्जी और शाक्य गण थे, ना कि क्या थे, मोनार्की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आज का। निम्न को सुमेलित करना है कि कौन से महाजनपदा पर कौन कौन शासक शासन करते थे। सो पहले जब हम कंपटीशन के अंदर जब देखते हैं बहुत सारे शासकों के नाम याद नहीं रहते, ये हर कोई के साथ प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन पहले जब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन में देखिए किस किस को आप जानते हैं। पहले ये भी ट्रिक अपना के देखिए, देखते हैं निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ कौन किंग है और ये कौन सा स्टेट है, ये देखना है। इस किंग का कौन कौन सा स्टेट है, ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सो देखते हैं, हमको अजातशत्रु के बारे में पता, ये मगध का शासक था, तो पहले मगध में टिक कर लेते हैं, डन, ये हमारा कोर्स हो गया। फिर हमको पता है कि मगध का जो शासक, मगध का प्रसेनजीत के साथ संबंध बहुत अच्छा था, और ये कहाँ का था प्रसेनजीत, ये भी बता दो मुझे। हाँ, अभी आपने देखा यहाँ पर कौशल का जो शासक था वो प्रसेनजीत था, तो पहले अजातशत्रु को टिक कर लेते हैं ऑप्शन में। मुझे नहीं आता है पूरा ऑप्शन, ये जब उस कंडीशन में हमको करेंगे, जैसे आपको भी नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 4 में अजातशत्रु के बारे में पता है मगध का, तो 4th में हम देखते हैं क्या बी मिल रहा है हमको कहीं पर, यस बी। जब सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम या सीबीएसई में टिक करोगे तो बाकी में ए सी ए है, लेकिन हमको तुरंत यहाँ एक ऑप्शन बी मिल गया, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी फंडा याद रखिएगा। बहुत सी बार क्या होता है कि हमें एक ही ऑप्शन याद है और वही क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करवा देगा, ये भी याद रखो। सो यहाँ पर भी वही आया है टिक। सो अजातशत्रु कहाँ के हैं, मगध के, पहला हमारा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये ठीक हो गया, बाकी में नहीं है, तो इट्स परफेक्ट। ये बाई चांस होता है, लेकिन याद पूरे रखना है। तो अब देख लेते हैं, अब प्रसेनजीत कहाँ के हैं, वो भी ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे। प्रसेनजीत यहाँ आपको देखिए कौशल के दिखाई देंगे। सो ये भी हमको ऑप्शन नहीं पता था, इस वजह से क्या ए 3 में ए है, नहीं यहाँ बी है, यहाँ 3 में ए है, यहाँ पर आपको डी मिलेगा और यहाँ पर ए मिलेगा, मतलब हमें 2 जगह मिल रहे हैं ए, तो बात ठीक है। अब देखते हैं, आपको याद हो मगध और उज्जैनी के शासक प्रद्योत के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, दोनों में टकरार रहती थी और अंत में मगध ने उज्जैन पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उससे पहले प्रद्योत के ये देखते हैं ये शासक था कि नहीं था,
तो अभी हमें यही पता है कॉन्फ्लिक्ट के समय यही शासक था, कौन? प्रद्योत। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट में डी मिल रहा है क्या? यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, तो बाकी बचा उदासीन कहाँ था? वत्स का। सो ये वाला देख लेते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वही परफेक्ट निकल जाता है आंसर। सो ये ट्रिक भी हमेशा आजमाइए, जब कुछ नहीं पता हो और एक पता हो तो एक को ही ट्राई कीजिए, क्या पता वही आपके क्वेश्चन को ठीक करवा दे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। कहते हैं कि जितने भी महाजनपद थे उसमें जो ये मगधा था ये सबसे पावरफुल था। यस, एब्सोल्युटली। कहते हैं कि राइज होने के कारणों में हमने पढ़ा था कि मगध सबसे राइज पावरफुल हुआ, उसके बहुत सारे कारण थे, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक, उसके पॉलिटिकल एम्बिशियस किंग्स, आयरन ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे थे, उस वजह से राइज हुआ। तो बात हमारी परफेक्ट निकलती है। फिर देखते हैं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। यस, जानकारी के स्रोत में भी हमने पढ़ा, भगवती सूत्र और अंगुत्र निकाय दोनों से हमें इनकी जानकारी मिलती है। एब्सोल्युटली राइट। पाटलिपुत्र की स्थापना शिशुनाग ने की थी। ये बात गले नहीं उतरती है, तो किसने की थी यहाँ पर? तो अब ये बात आई कि भाई यहाँ पर ये वाली बात हमें पचती नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये वाला ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। अब हम दो ऑप्शनों को चेक करते हैं, 1 और 2। क्या ये केवल नहीं, यहाँ 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, 2 और 3 में नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्या 1, 2 और 3 नहीं, तीनों में से एक ऑप्शन गलत है। तो हमारा परफेक्ट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो आप ये भी बात रखिए। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्न में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध लड़ा था? कहते हैं ये वाले पूर्वी भारत पर, इस वाले क्षेत्र पर, मगध के इस साइड वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए मगध ने 16 वर्षों तक लड़ाई की थी। तो वो कौन सा था? देखते हैं। पावा और खुशीनारा के मल्ला, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी और रामग्राम के कोल्हे। सो आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि जब हमने स्टडी किया था डिटेल में, तो वहाँ ये था कि जो वज्जी संघ है उसको तोड़ने के लिए उसने 16 वर्ष लगा दिए थे। तो उन्हीं में से आपको देखेंगे कि वैशाली के जो लिच्छवी थे उन्हीं में से एक थे। तो कहते हैं यहाँ पर रामग्राम के कोल्हे नहीं, मिथिला के नहीं, ये नहीं। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आता है? वैशाली के लिच्छवियों पर उन्होंने जो कंट्रोल करने के लिए या उसको विजिट करने के लिए या मगध में मिलाने में उसे 16 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें इनके मंत्री व अन्य लोगों ने प्रमुख रूप से किसका साथ दिया? मगध शासक का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ फूट डलवाई और फूट डलवाने के बाद वहाँ पर उसको विजय प्राप्त कर सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध संगीति मीन्स बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो ये देखते हैं कि राजगृह में जो एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बेटा, उसके अध्यक्ष के रूप में प्रथम बौद्ध काउंसिल हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सो पहले देख लेते हैं कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। आप सबको पता है 4 हुई थी। फर्स्ट कहाँ हुई थी? राजगृह है। सेकेंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ हुई थी कश्मीर के अंदर। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर यहाँ प्रमुख रूप से हुई थी, जिसमें जो फर्स्ट हुई थी वो अजातशत्रु के समय हुई थी बेटा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस समय कौन इस बुद्धिस्ट काउंसिल मीन्स बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। तो आपको देखने को मिलेगा पास नहीं, संरक्षक नहीं, वसुमित्र नहीं, तो यहाँ पर निकाल कर आता है महाकश्यपा। जो ये महाकश्यप का ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर ही मतलब हम देखेंगे यही महाकश्यप जी ही इस बुद्धिस्ट काउंसिल के क्या थे? अध्यक्ष थे, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जिसमें बुद्ध जो बौद्धिस्ट ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया था।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं। कहते हैं यहां पर आपको इनकी कैपिटल दिखानी है, जो आप देखेंगे क्या निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कि कौन सा इसमें मैच नहीं करता है, जो सामने दिखाई देगा। आप यहां उल्टा लेते हैं, उज्जैन। उज्जैन का जो कैपिटल था, जो आप सबको पता है, ये वाला। यहाँ कैपिटल खुद उज्जैन है, और यह क्या था, सॉरी यहां देखिए उज्जैना अवंती। अवंती का कैपिटल उज्जैन था, ऐसे उल्टा देखना है इसको। क्या अब दूसरा चेदी का कैपिटल वैशाली था? नहीं, तो क्या था, चेदी का कैपिटल हमने सोस्तिवती या सुक्तिवती के रूप में हमने देखा था। तो इस वजह से यहाँ हम देख रहे हैं कि मिलान कौन सा नहीं कर रहा है, ये वाला। तो क्या बाकी और मिलान कर रहे हैं? मगध की राजधानी राजगृह, एकदम सही। श्रावस्ती, कोसला की राजधानी श्रावस्ती था। सो हमारा जो ऑप्शन निकल कर यहाँ पर जो निकल कर आया है वो क्या है बेटा, क्या है, वैशाली। किसकी राजधानी नहीं था? चेदी का। ओके, सो नेक्स्ट पर्सन पे हम देखते हैं कि प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। आपको पता है बिहार में अंगा का कैपिटल क्या था? चंपा। सो नेक्स्ट वत्स का कौशाम्बी सामने है। नेक्स्ट मत्स्या का आपको पता ही है क्या, विराटनगर। नेक्स्ट सूरसेना का मथुरा। अब यहां पर भी मिला लेते हैं। अंग पहला डी ऑप्शन दिख रहा है भाई, यहां पर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो दो ऑप्शन है ये हमारे कट जाते हैं, और अब हम किस पे डिस्कस करेंगे, इन दोनों पर। तो वत्स में 2 में बी मिल रहा है, 2 में बी इसमें मिल रहा है। सॉरी, इस पे नहीं, इस पे बात करेंगे। इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। सो अब हमारा आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। मत्स्या का विराटनगर, ठीक है भाई। क्या मतलब मत्स्या 3 में क्या ऑप्शन, 3 में ए मिल रहा है, ये मिल रहा है। 4 में सूरसेना, सी मिल रहा है। तो इस आधार पर हम देखते हैं जो इस प्रश्न का जो आंसर हमारा निकल कर आया है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं। राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध सन्नति किसके शासनकाल में हुई थी? कहते हैं बिंबिसार के बाद उनके जो बेटे थे अजातशत्रु, वो भी भगवान बुद्ध के उतने ही फॉलोवर थे जितने बिंबिसार थे। सो उन्हीं के काल में, अजातशत्रु के काल में ही बौद्ध सन्नति कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर? राजगृह में। अब क्या ऑप्शन देखते हैं। क्या अजातशत्रु है तो कालाशोक के साथ हुई, कालाशोक ने करवाई थी, लेकिन वो फर्स्ट नहीं थी, राजगृह वाली नहीं थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अशोक ने भी करवाई थी, लेकिन वो पाटलिपुत्र में 3rd बौद्धिस्ट काउंसिलिंग, इसलिए भी ये करवाई थी। बिंबिसार ने करवाई थी क्या? नहीं, बिंबिसार ने नहीं करवाई थी। तो बचता कौन है? तो क्या हमने डिस्कस किया वो निकल कर आया है? यस, अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की थी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। उससे पहले नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कहते हैं कि अंतिम शासक जो नंद वंश के थे, धनानंद के नाम से जाने जाते थे, उनको पराजित करके एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिसे हम किस नाम से जानते थे? मौर्यन डायनेस्टी। जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की। ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे अंतिम शासक कौन था? धनानंद। क्या ऑप्शन में है? क्या महापद्मनंद? नहीं, ये फाउंडर थे। शिशुनाग? नहीं, नाग डायनेस्टी थे। कालाशोक? नहीं, ये नहीं थे। सो अब ऑप्शन क्या है था हमारा? धनानंद। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, वह कौन से स्थान पर थी? कहते हैं नंद शासकों के आदेश पर एक नहर का निर्माण किया गया था, वह कहाँ पर थी? क्या अंग में थी? नहीं। कलिंग में थी? ये भी देखेंगे। कहते हैं बंग में थी? नहीं। मगध में थी? नहीं।
सो कलिंग में थी, ये बात पता चलती है हमें। कहाँ से पता चलती है सर? हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि नंद शासक के द्वारा कलिंग में एक नहर के निर्माण का एविडेंस मिलता है। ये सारी जानकारी जो कलिंग में जो नहर बनाई गई, ये हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बच्चों के बीच शेयर कीजिएगा।